Hi guys, in this lecture I am going to discuss the most important questions for those candidates who are going to appear on 13 March 2022. That is the GIC mains as well as the Ashram Paddhati as well as the assistant professor के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने भी रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे कि GSI होने वाला है, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने टेस्ट लिया था उसमें मैंने रखे हुए थे सेम क्वेश्चन पेपर, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दिए जाए कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि सेम क्वेश्चन माइट बी रिपीटेड बट द कंसेप्ट बिहाइंड दैट इज़ रिपीटेड ऑलवेज एंड ऑलवेज। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। एक आप लोग लाइक केयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा लाइक करेंगे, हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप लोग जो है लाइक करें, ज़रूर करें, शेयर करें जितने भी आप लोगों के साथ के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके साथ भी। तो चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम लोग देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द HCP यूनिट सेल। तो इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आम है। जैसे कि हमें पता है कि सॉलिड स्टेट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे कि हमें पता है कि हर एक यूनिट सेल की हमें पैकिंग फ्रीक्वेंसी, पैकिंग इफिशियंसी निकालना आना चाहिए। जैसे हमें पता है कि SCC होता है, BCC होता है, FCC होता है, HCP होता है, ठीक है। ये हमारे कुछ जो है यूनिट सेल्स हैं, इनके बारे में हमें पता होना ही, अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए हमें नॉर्मली इनका डेटा भी पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो SCC यूनिट सेल होती है उसकी पैकिंग इफिशियंसी जो होती है 0.52। उसी तरीके से BCC की जो होती है 0.68। उसी तरीके से FCC की जो होती है 0.74। HCP की भी होती है 0.74। और देखिए इसमें पर यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव एटम्स होते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए HCC में जो FCC होता है उसमें इफेक्टिव एटम्स 1 होता है। उसी तरीके BCC में 2 होता है, FCC में 4 होता है, HCP में 6 होता है। ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको निकालना सीख लेते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लिया जाए। तो हमें पता है कि पैकिंग एफिशिएंसी का सिंपल सा फार्मूला होता है क्या, टोटल एटम्स जो उस यूनिट सेल का, टोटल जो वॉल्यूम उस यूनिट सेल का है वो, ठीक है, और ऊपर रखना है हमें Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं HCP। तो देखिए हमारी ये जो है HCP बन के तैयार हो गया। आप लोग इसी तरीके से जोड़ दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो हमें पता है इसका वॉल्यूम हमें निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। इसमें हाइट हम लोग C मानते हैं, बेस एरिया हम लोग हेक्सागन का निकाल सकते हैं। और इफेक्टिव एटम्स जो इसमें कैलकुलेट करना है वही कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। 3 टोटल अंदर रहते हैं, ठीक है, बाकी सबका कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। तो यहाँ से Z का मान आ जाएगा टोटल 6। तो देखिए बस Z का यहाँ पे मान रख देना है, उसी के साथ ही वॉल्यूम रख देना एक एटम का। तो हमें पता है कि एटम जितने भी होते हैं क्या होते हैं, स्फीयर होते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपान टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमें पता है एरिया ऑफ द हेक्सागन। तो हेक्सागन का जो हमें एरिया पता होना चाहिए वो हो जाएगा 3√3/2 A²। अब ये एरिया हो गया। तो हाइट कितनी है C, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमें C और A में एक रिलेशन पता है, C/A = होता है √8/3। और A = क्या होता है हमें पता है कि एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ, ठीक है। इसको क्लोज करते हुए रखा जाए तो ये क्या होता है A = 2R। बस क्योंकि ये R में दिया था A = 2R, ये सारे मान रख दीजिए। यहाँ से इसको हल कर लीजिए, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 0.74। आप लोगों को ये कैलकुलेट करना आना चाहिए अच्छे से। अब देखिए ये 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए 10 नंबर में तो कैलकुलेशन हो गया, उसके बाद 5 नंबर में एक आप लोगों का न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें डेटा दिया रखा है, डेटा दिया रखा है डेंसिटी ऑफ द CaF2। तो CaF2 की डेंसिटी 3 पॉइंट इतना दी है। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको भी। तो हमें पता है जो सबसे पहले पता होना चाहिए CaF2, बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे NaCl पता है हमें FCC बनाता है, उसी तरीके CaF2 भी FCC बनाता है। FCC में हमें पता है Z का मान, मतलब इफेक्टिव एटम्स जो होते हैं 4 होते हैं। ऐसा क्यों हमें पता है, क्योंकि डेंसिटी निकालना है तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए Z इंटू मोलर मास अपान A³ इंटू Na। ये पता होना चाहिए। इसमें इफेक्टिव एटम्स का मान हमें रखना पड़ेगा। तो देखिए मोलर मास रख देते हैं
ए निकालना है, डेंसिटी दी गई है, अवागाड्रो नंबर हमें पता है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो डी बराबर हमारा जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए, बस मान रख देना है। तो डेंसिटी हमें दे रखी है पहले से कितना 3.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें यूनिट का खास ध्यान रखना है। अब देखिए जेड का मान हमें पता है कितना 4 आ गया यहाँ से। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं। देखिए मोलर मास हमें इसका हम लोग निकाल लेंगे। मोलर मास इसका आ जाएगा यहाँ से 78। तो ये आ गया 78। ए का मान निकालना है, अवागाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम ये पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से हमारा जो ए का मान शायद निकालना है, तो ये आ जाएगा हमारा 545 पिकोमीटर। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द स्पेसिंग ऑफ द प्लेन्स। तो हमें पता है जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना भी आना चाहिए हमें। ठीक है, उसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो 3 प्लेन्स दिए गए हैं, इन तीनों के प्लेन्स की स्पेसिंग जो निकाल के उसके रेशियो बताना है हमें। 10 नंबर में आया हुआ है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमें पता है कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है DHKL इक्वल टू ए, किसके लिए, क्यूब के लिए है, याद रखना। HKL ए अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस यहाँ से इनके मान रख देना है। अब देखिए हर बार दिया हुआ, एक बार 100 प्लेन लेना है, दोबारा में कौन सा लेना है 110 प्लेन लेना है, थर्ड बार में हमें 111 प्लेन लेना। तीनों प्लेन के मान निकाल लेना है। एक बार इसके लिए रखना है ये फार्मूला, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, तीनों के मान निकाल लेना है। अब देखिए तीनों के मान निकालने के बाद जो हमारा D100 जो आएगा इसका मान ए हो जाएगा, D110 का मान आ जाएगा हमारा a/√2। उसी तरीके से हमारा D11 का मान आ जाएगा a/√3। ये कैसे आया, अभी मैंने बताया है फार्मूला क्या है। इस फार्मूले में एक बार क्या रख देना है, देखिए 100 रख दीजिए। तो ये आ गया a/1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, मीन्स 1/1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मतलब a आ गया। दोबारा में 110 रखोगे तो अंडर रूट में 2 फंसेगा, तो a/√2 हो जाएगा। दोबारा में तीनों की जगह एक 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 आएगा तो a/√3 हो जाएगा। बस तीनों के रेशियो हमें कैलकुलेट करके बताना था। बस रेशियो ले लीजिए, क्या आ जाएगा आंसर में। तो देखिए आंसर में बताना था a/√2 a/√3। तो यहाँ से इसको सिंपल भी कर सकते हैं। चलिए हमने रिटर्न में आंसर देना है, बस एक्सेप्टेड है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था, कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द Mn3O4 इनटू MnO4 2- इन प्रेजेंस ऑफ द एल्कली मीडियम। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया है। हमें इसमें कन्वर्ट किसको करना है, Mn3O4 के 1 मोल को कन्वर्ट करना है MnO4 2- मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें पूछ रहा है कितना चार्ज इसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। तो सबसे पहले बस मेन काम यहाँ पे क्या है, तो हमें पता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड होता है 1 फेराडे होता है। ठीक है, 1 फेराडे बराबर हमें पता है कितना 96,500 कूलाम होता है। तो इसका मतलब 1 मोल के लिए इतना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। उसी तरीके से हम लोग इसमें पता कर लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, बस हमारा काम हो गया। तो देख लेते हैं, बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेक कर ली जाए तो मान लेते हैं मैग्नीज को हम लोग एक्स मान लेते हैं। इसकी संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं 3, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x मीन्स x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 8/3। इधर चेक कर लेते हैं। अब देखिए इधर मैंगनीज़ को हम लोग अगर देखें तो देखो यहाँ पे मैंगनीज सिंपल सा दिख रहा है, कितना मैंगनीज को x मान लो, प्लस तो ऑक्सीजन का कितना -2 होता है, -2 4 ज़ा 8, माइनस का 8 इक्वल टू -2 चार्ज दिख रहा हुआ, -2 उधर पहुँच गया तो x इक्वल टू इधर कितना दिख रहा है प्लस का 6। तो यहाँ पे प्लस का 6 से इधर आया है कितना 8/3। तो चेक कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। अब देखिए 8/3 से जा रहा है किस में, प्लस के 6 में। अब इसको सिंपल कर लिया जाए, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो कितना 3 8 ज़ा 24, इधर हो जाएगा 6, ओ सॉरी 3 3 कट जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 8 ही इधर रहेगा, इधर कितना हो जाएगा 6 3 ज़ा 18। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, इधर 8 थे टोटल 18 बदले, मीन्स 8 से 18 में चला गया, इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हुए 10। इसका मतलब हमें चार्ज कितना चाहिए 10 फैराडे का चार्ज चाहिए, मीन्स कितना आ जाएगा 96,500 था, 96,500 इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का फाइनल इतना चार्ज चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया हुआ है क्वेश्चन। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, ये हाफ रिएक्शन दी है इसके लिए। ठीक है, कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, हमें इस रिएक्शंस के लिए हमें निकालना है, इस वाली रिएक्शन के लिए। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल का मान कैलकुलेट करना है। चलिए काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और देख के आप लोगों को लग भी रहा होगा सिंपल, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं गलतियां जरूर करेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोगों को जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, देखिए इसको कैसे लगाएं। तो सबसे पहले खुद से ट्राई करिए, ठीक है, फिर उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, फिर उसका आंसर देखिए। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें करना क्या, इस सेल के लिए निकालना है और ये सेल के लिए इनके मान दिए हुए हैं। तो अब क्या किया जाए ऐसा कि किसी तरीके से ये इक्वेशन बन जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इक्वेशन 1 मान लिया जाए, अगर इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए तो देखिए हमें राइट साइड में लाना है 2Cl माइनस में, इसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। इसका मतलब 1 से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, 1 से 2 को, ठीक है, तो प्लेटिनम प्लेटिनम कैंसिल, प्लेटिनम प्लेटिनम कैंसिल, तो Cl2 में ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग सही से लिख लेंगे। देखिए 2Cl माइनस इधर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस ये इक्वल टू 2 से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं तो Cl2 माइनस का आ जाएगा। बस दोनों तरफ Cl से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये Cl2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 ऑफ Cl माइनस माइनस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन -2 इलेक्ट्रॉन को एक तरफ ले आओ, ठीक है, तो यहाँ से हमारी फाइनल इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या, हमें 2 से सिंपली 1 को जो है सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए बस कितना क्या करना था, तो 1.20 से सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस का 0.15, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, हमें ऐड ही होना है। तो ये 15 इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 5 2 1 3 1.35, इसका इतना वोल्ट इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है, इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए वो क्वेश्चन भी इरेज हो गया, आप लोग जो है थोड़ा सा बैक करके क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वो पहले वाले क्वेश्चन के साथ दिख रहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था कि 1 ग्राम जो है M2 प्लस दिया गया है, वाज डिस्चार्ज बाय द पासेज ऑफ द 1 पॉइंट इतना इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे दिया क्या क्या गया है। अब दिया गया है कि 1 ग्राम जो है M2 प्लस है, जिसको डिस्चार्ज किया गया है कितना इलेक्ट्रॉन पास करके 1.81 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पास करके डिस्चार्ज किया गया है। तो जो मेटल थी उसका एटॉमिक वेट कितना होगा, मेटल जो था उसका एटॉमिक वेट कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि मेटल जो थी, आप लोग बैक करके क्वेश्चन देख लिए होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें मान लेते हैं कि मेटल का जो एटॉमिक वेट है, मान लेते हैं ए ही मान लेते हैं, ठीक है, ए मान ले, एम मान ले, कुछ भी मान ले, चलिए एम ही मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है एक मेटल है, ठीक है, ये डिस्चार्ज हो रही है Mn2 प्लस में जा रही है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज़ कर रही है। तो पूछ रहा है कि इतने मोल इलेक्ट्रॉन या इतने इलेक्ट्रॉन्स को पास कराए हैं तो कितना इसका एटॉमिक वेट होगा, ठीक है, और डिपॉजिट कितना कराना है 1। तो हमें पता है फेराडेज लॉ, अगर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग लगा दें यहाँ से, जो कि बताता है कि वेट डिपॉजिट, ठीक है, किसी भी मेटल का वेट कितना डिपॉजिट होगा अगर इतना चार्ज पास करा रहे हैं, तो वहाँ से हम लोग सिंपल इसको कर सकते थे। चलिए बस वही हमें लगा देना है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे कर लें, तो देखिए बस सिंपली क्या करना था, हम जानते हैं फेराडेज लॉ से वेट डिपॉजिट इक्वल टू होता है हमारा ZIT, और हमारा IT बराबर क्यों होता है, बस, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये हमारा अगर इतना हो गया, तो उसी तरीके से हम जानते हैं Z का मान क्या होता है। देखिए Z बराबर होता है, हमें पता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन चार्ज ऑफ द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़, जिसे हम लोग 1 फेराडे के नाम से जानते हैं, ये होता है। तो इसकी जगह पे यही रख दिया जाए, E अपॉन चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो 1 फेराडे इन 2। अब देखिए या तो इसी को हम लोग 1 फेराडे को लिख सकते हैं Na इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब देखिए क्यों, अब क्यों बराबर हम जानते हैं कि Ne होता है, बस यही करना था यहाँ पे। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट बराबर हमारा होता है मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, बस इतनी चीज़ यहाँ पे हमें ज़रूरत थी। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट क्योंकि दिया नहीं गया था, मोलर मास हमें निकालना है, वैलेंसी फैक्टर कितना है यहाँ से हम लोग डायरेक्टली पता कर सकते हैं। देखिए कैसे निकाल लिया जाए वैलेंसी फैक्टर,
अब देखिए किसी भी रिएक्शंस के लिए देखिए मेटल किस में जा रहा है हमारा, हमें पता है मेटल किस में जा रहा है, Mn2 प्लस में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर रहा है। इसका मतलब इसका Vf कितना हो गया, बस सिंपल सी बात है, Vf का मान 2 आ गया यहाँ पे। चलिए यहीं पे हम लोग रख देते हैं। देखिए इक्विवेलेंट की जगह पे हमें मोलर मास इंटू Vf रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास हमें निकालना है, वेट डिपॉजिट कराना है 1 ग्राम, वैलेंसी फैक्टर का मान 2 रखना है, एन का मान हमें पता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का कट गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी दी है, कितने इलेक्ट्रॉन से हमें इसे कराना है, देखिए कितना दिया है 1.81 इंटू 10⁻22। बस ये मान रख के सॉल्व कर लो यहाँ से, तो m का मान यहाँ पे आ जाएगा 66.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, बस इतना यहाँ पे समझना था। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा था, तो देखिए मैंने फिर से क्वेश्चन दिखा दिया। ये क्वेश्चन था, क्या कह रहा था, देखिए 1 ग्राम जो M2 प्लस वाज डिस्चार्ज बाय द पासिंग ऑफ द इतने इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। तो देखिए यहाँ पे क्या था, M2 प्लस था, इसमें इलेक्ट्रॉन पास कराया गया, चार्ज पास कराया गया, तो ये किस में डिपॉजिट हो जाएगा, मेटल में। तो उस मेटल का हमें एटॉमिक वेट निकालना था। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, इसलिए वैलेंसी फैक्टर का मान 2 आ गया था यहाँ पे। अब देखिए हमें पता होना चाहिए, फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है वेट डिपॉजिट इक्वल टू होता है ZIT। ZIT की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्यों। अब देखिए Z का मान हमें पता होना चाहिए, Z बराबर होता है हमारा इक्विवेलेंट वेट अपन चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस यही यहाँ पे रखना था, तो इक्विवेलेंट रख देना था। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह हम लोग लिख सकते थे Na इंटू ई, कैलकुलेट कर लो, इसी का मान जो है 96,500 आता है। अब देखिए उसी तरीके से हम लोग क्यों बराबर Ne जानते हैं, बस यही मान रख देना था। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन पास कराए हैं उसका मान रख देना। इक्विवेलेंट वेट क्योंकि दिया निकालना नहीं, इस वजह हमें निकालना जो है तो उसको उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो बस यहाँ पे ये मान रख देना था, m का मान निकाल ले देना था, क्योंकि डिपॉजिट 1 ग्राम कराना है, तो 1 ग्राम, तो जो हमारा वेट डिपॉजिट की जगह 1 ग्राम रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्या कह रहा है, हमें निकालना क्या, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन। रिएक्शन जो दी गई है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है, जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं 0.44 माइनस 0.337 वोल्ट। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे देख लेते हैं। अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर मान निकालना है, तो हमें पता है, हम जानते हैं कि ई ऑफ सेल बराबर जो होता है, अगर नष्ट समीकरण लगा दिया जाए, ई ऑफ सेल इक्वल टू ई ऑफ सेल नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, हम लोग यहाँ पे सेल का EMF निकाल लें, जिसके लिए हमें 2 वैल्यूज़ दी गई हैं। के निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम में ई ऑफ सेल का मान कितना हो जाता है, 0। तो ई ऑफ सेल नॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ के। तो चलिए सबसे पहले ई ऑफ सेल निकाल लेते हैं। अब देखिए ई ऑफ सेल नॉट निकालने के लिए हमें 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, कौन कौन सी, देखिए ई नॉट ऑफ Fe2 प्लस, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया गया है, 0.44 वोल्ट। और ई ऑफ नॉट सेल कापर टू प्लस दिया गया है माइनस 0.337। अब एक देखिए सेल रिएक्शन दी गई है, देखें, चलिए देखिए एक सेल रिएक्शन दी गई है। तो देखिए इस सेल रिएक्शन से हमें पहचानना है कि कौन कैथोड पे जा रहा है, कौन एनोड पे जा रहा है। अब देखिए यहाँ से हमें पता है कि आयरन जो है बदल रहा है 0 से +2 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें पता है जो लेफ़्ट में होता है वो LON से हम लोग याद कर सकते हैं, लेफ़्ट पे जो होता है एनोड होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब क्या है, ये किस पे जाएगा, ये एनोड पे जाएगा। उसी तरीके से कापर हमारा +2 से जा रहा है 0 में, इसका मतलब क्या है, ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब जिसका रिडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, वो हमारा कैथोड पे होता है। बस ई ऑफ सेल नॉट निकालने के लिए यही जानना जरूरी था। तो हमें पता है ई ऑफ सेल नॉट इक्वल टू होता है ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ये सिंपल सा बिल्कुल तरीका है निकालने का। देखिए बस दोनों के यहाँ पे मान रख देना है, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो देखिए दोनों के मान रख दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे जो दिया है रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन में दिया है, दोनों को पहले ऑप्शन में कन्वर्ट कर लेना मिस। ठीक है, तो इससे ये ऑक्सीडेशन केस में दिया है, हमें रिडक्शन केस में बदल लेना। तो रिडक्शन केस में बदलते टाइम बस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देना होता है। बस दोनों के मान यहाँ पे रख दीजिए, आप लोगों के आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से जो इसका आंसर आ जाएगा वो 0.77 वोल्ट आ जाएगा। बस यही मान रख देना है आप लोगों को फाइनल आंसर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे,
तो देखिए हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ पे। बस यहाँ पे इसी के मान रख देना है, ए ऑफ सेल नॉट इक्वल टू 0.77 इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ के। बस के को निकाल लेना है, इसे ही छोड़ देना है, पावर बना के 10⁻26.05, बस इतना छोड़ देना है आंसर में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1 मोल, देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए क्या दिया है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस जिसका सीपी मान इतना दिया, इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। यहाँ पे पकड़ लेना, एडियाबेटिकली दिया हुआ है, इसका मतलब देखिए वॉल्यूम कहाँ से चेंज हो रहा है, V1 से लेके V2 तक चेंज हो रहा है, फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर इतना, जिसमें T1 का मान यहाँ पे दे दिया गया है 750 केल्विन। तो देखिए एडियाबैटिक कन्वर्जन है, इसमें हमें निकालना क्या है, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, V1 दिया है, T1 दिया है, T2 हमें निकालना है, V2 दिया है। तो हमें पता है कि एडियाबैटिक के लिए हम कंडीशन जानते हैं, पॉइसन्स इक्वेशन को लगा दें, T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, और गामा यहाँ पे क्या होता है, CP ओवर CV का रेशियो होता है। तो यहाँ पे CP दिया गया है, ठीक है, CV निकाल लेना है। अब देखिए हम जानते हैं CP माइनस CV बराबर R होता है, यहाँ से आप लोग अपना CV निकाल लेंगे। बस यहाँ पे रख देना है, गामा का मान आ जाएगा, गामा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.44 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल गया, यहाँ पे गामा का मान रख देना है, T1 V1 का मान रख देना है, T2 का मान यहाँ से पता चल जाएगा, जिसका आंसर कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि व्हाट आर द स्टेट फंक्शंस। देखिए स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, तो हमें पता है जितने भी फंक्शंस हैं थर्मोडायनेमिक्स में वो ज़्यादातर स्टेट फंक्शन ही है। अब देखिए क्योंकि इसमें तो हम लोग बस इसमें ये जानना है कि मतलब जो केवल इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, इंटरनल पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, उन्हीं को हम लोग स्टेट फंक्शंस के नाम से जानते हैं। जैसे कि इंटरनल एनर्जी हो गया, ठीक है, और बाकी जितने भी हो गया, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, जो भी है, सब क्या है, स्टेट फंक्शंस। तो हमें किसी भी स्टेट फंक्शंस को लेते हुए मान लेते हैं कि टी है, जैसे कि गिब्स है, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी है, ठीक है। तो हमें किसी भी तीन को लेके हमें दिखा देना है कि यूलर्स थ्योरम इसके लिए वैलिड है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि मान लें जैसे कि क्या है, जी हमारा फंक्शन है, या मान ले एच हमारा फंक्शन है किसका, टेम्परेचर और प्रेशर का। बस इन्हीं को लेके हमें यूलर्स थ्योरम साइक्लिक फॉर्म में दिखा देना है कि ये जो है वैलिड है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है यूलर्स थ्योरम के ऊपर, इसलिए यूलर्स थ्योरम को अच्छे से देख लेना है स्टेट फंक्शन के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी राय जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। आप लोगों को आगे के क्वेश्चन, ठीक है, चाहिए, या तो आप लोगों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए, हार्ड चाहिए थोड़ा, ये भी आप लोग अपना डिस्कशन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।